कैसे हैं आप लोग? आपको पता है 70 बीपीएससी मेंस का जो हमारा टारगेट बैच चल रहा है करंट अफेयर को लेकर, उसी में अगला क्लास है ये। अभी आपको पता है कि स्टाफ सब छुट्टी पे हैं और इसलिए मैं लाइव नहीं ले पा रहा हूँ, रिकॉर्डिंग ही डाला हूँ आज तक। कल से फिर लाइव क्लास हमारा चलेगा। आज हम लोग 3 टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। पहला टॉपिक जो है संयुक्त राष्ट्र सुधार और प्रासंगिकता को लेकर इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस बार आने का उम्मीद इससे बनता है, ठीक है। तो ये टॉपिक तो आज का रहेगा ही, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक यही रहेगा। दूसरा जो रहेगा हमारा वो रहेगा भारत इंडोनेशिया संबंध को लेकर बात करेंगे, भारत इंडोनेशिया रिलेशनशिप को लेकर चर्चा। और तीसरा जो चर्चा होगा बिहार के संदर्भ में होगा। आपको मैंने बताया था कि तीसरा जो सेक्शन हम लोग कवर करेंगे, एक सेक्शन डेली बिहार का कवर करेंगे। तो बिहार का निर्यात संवर्धन नीति जो है, निर्यात संवर्धन जो पॉलिसी है उसी को लेकर 2024 वाला 23-24 वाला, उसी को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। तो 3 टॉपिक आज चर्चा करेंगे। मेन टॉपिक जो है आपका संयुक्त राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बनने का उम्मीद बढ़ेगा। खास ही ये जो है आपका सिनॉप्सिस है तैयार किया हुआ, ये जो आप अभी पढ़ रहे हैं सिनॉप्सिस है, इसका लैंग्वेज नोट्स आपको मिल जाएगा, आपके ग्रुप में चला जाएगा लैंग्वेज नोट्स, उसको पढ़ लीजिएगा, आसान पढ़ने में ही रहेगा। शुरू से लेकर अंत तक हर बिंदुवार चर्चा करेंगे हम लोग संयुक्त राष्ट्र को लेकर। कई सारे पहलू हैं, कई सारे आयाम हैं, कुछ आयाम जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसी को आधार बनाकर मैंने यह पूरा तैयार किया है कंटेंट आपका, और ये प्रयास किया है कि यहाँ से क्वेश्चन अगर आता है तो छूटने ना पाए, ठीक है। तो पहले संयुक्त राष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। आप सभी जानते हैं कि दुनिया को अगर एक मंच चाहिए और वो मंच मिला हुआ है तो कहीं और नहीं बल्कि संयुक्त राष्ट्र में मिला हुआ है। 26 जून 1945 को इसको लेकर यह स्थापित, थोड़ा गलत है, इसको लेकर साइन किया गया विश्व के देशों द्वारा और 24 अक्टूबर 1945 को इसको इस्टेब्लिश किया गया। इसलिए यूएन दिवस भी हम लोग मनाते हैं वो 24 अक्टूबर को ही मनाते हैं। यह जो सम्मेलन हुआ था 26 जून 1945 को, वह डम वाटन ऑक सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है और इसी के आधार पर संयुक्त राष्ट्र का गठन किया गया। संयुक्त राष्ट्र बनाने के क्रम में कई सारी बातों का ध्यान रखा गया। आपको पता होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ही इसका गठन किया गया है। अब दुनिया ऐसे युद्ध से फिर ना 2-4 हो, इसके परिप्रेक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र का गठन किया गया, जिसके कुछ सिद्धांत बनाए गए। और आप भी समझते हैं कि दुनिया नहीं चाहेगा कि फिर से वर्ल्ड वार हो, क्योंकि स्थिति अब ये है कि एटम बम का खोज हो चुका है, हिरोशिमा नागासाकी पर गिराया जा चुका है और इस पर्सपेक्टिव में अब अगर ऐसा कुछ विश्व युद्ध होता है तो दुनिया का नामो निशान मिट सकता है। इसी को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने अपने कुछ सिद्धांतों का भी निर्माण किया, जैसे सामूहिक सुरक्षा की बात की। किसी एक देश या 2 देश या 3 देश की बात नहीं की, अभी 193 कंट्री हैं, तो उन सारे के परिप्रेक्ष्य में सुरक्षा की गारंटी के लेकर बात किया गया संयुक्त राष्ट्र के संघ में। दूसरा, शांति स्थापना। कोई भी ऐसा स्थिति जो शांति को बिगाड़ सकता है या विध्वंस को जन्म दे सकता है, और आपको पता है कि युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध ने दुनिया को दिखा दिया कि तबाही का आलम क्या हो सकता है। तो इस तरह की तबाही से बचने के लिए एक सिद्धांत अपनाया गया शांति स्थापना का। साथ ही अगर अस्त्र शस्त्र रहेंगे तो लड़ाई तो चलते रहेगा, तो निशस्त्रीकरण का भाव भी रखा गया, खास करके एटम बम के परिप्रेक्ष्य में, परमाणु बम के परिप्रेक्ष्य में या फिर जैविक हथियारों के परिप्रेक्ष्य में ये सारी बात की गई। इसी में आगे आप देखिएगा यूएनएससी को लेकर भी चर्चा खूब तेज चला है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर भी खूब चर्चा चला है, और ये भी संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों में से एक है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की कार्यप्रणाली में यूएनएससी की भूमिका किसी से छिपी हुई नहीं है। तो इसके परिप्रेक्ष्य में भी हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र का निर्माण किया गया वैश्विक शांति को स्थापित करने के लिए, और कई सारे अन्य मुद्दों को भी इसमें शामिल किया गया। क्या क्या किया गया है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग बढ़ेंगे। आप जानते हैं यूएनएससी को दुनिया का पुलिस भी कहा जाता है। कई सारी बातें हैं, पुलिस इसलिए कहा जाता है क्योंकि देख रेख करने का काम, जैसे पुलिस लाइन ऑर्डर मेंटेन करता है, वैसे यूएनएससी भी पूरे वैश्विक परिप्रेक्ष्य में, खास करके P5 जो कंट्री है, P5 कंट्री का मतलब परमानेंट जो 5 देश हैं उनकी भूमिका, क्योंकि इनके पास वीटो पावर भी है। वीटो पावर को कुछ इस रूप में आप समझें कि यह वैसी शक्ति है जो अगर किसी भी सदस्य को, 5 सदस्यों में से किसी सदस्य को लगता है कि नहीं ये प्रस्ताव सही नहीं है तो उसको रोका जा सकता है। तो इस तरह वीटो पावर का भी प्रयोग करता है यूएनएससी। खैर, तो वैश्विक चुनौतियों को देखना, इसका महत्व की बात करें यूनाइटेड नेशन का, तो वैश्विक चुनौतियों को देखने के परिप्रेक्ष्य में इसकी भूमिका है, जैसे शांति है या नहीं है, संघर्ष का समाधान करने की में भी संयुक्त राष्ट्र की भूमिका है, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में भी देखने का काम करता है यूएनओ। इसी के साथ साथ एसडीजी की निगरानी, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जो आपको पता है 17 लक्ष्य है, इसको देख रेख का काम भी, इसका प्रगति कैसा है, क्या क्या चुनौतियां आ रही हैं, इसका समाधान क्या क्या हो सकता है, इन सारे परिप्रेक्ष्य में ये बात करता है। 17वीं बीपीएससी मेंस को लेकर करंट अफेयर का बैच चल रहा है। आज तीसरा क्लास है।
होने के कारण क्लास नहीं हो पाया। आप चाहें तो जुड़ सकते हैं, हमारे साथ आगे बढ़ सकते हैं, नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। आप चाहें तो सिर्फ कंटेंट भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए संयुक्त राष्ट्र में सुधार की बात कर लेते हैं, क्योंकि कई सारे लोग कई स्तरों पर, कई प्लेटफॉर्म पर, चाहे ट्रंप महोदय हो चाहे अन्य लोग हों, संयुक्त राष्ट्र में लगातार सुधार की बात कर रहे हैं, चाहे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ही क्यों ना हो। इसी संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अभी जो हैं, उनका वक्तव्य आपको सुनना चाहिए। वो कहते हैं दुनिया बवंडर में फंसा हुआ है और वैश्विक समाधान की आवश्यकता है, और ऐसे में अगर संयुक्त राष्ट्र में सुधार नहीं किया गया तो ये बवंडर रुकेगा नहीं। तो बवंडर किस बात का, तो अभी देखेंगे होंगे आपको कि संघर्ष चल रहा है, युद्ध चल रहा है, चाहे इजराइल हमास का युद्ध हो, चाहे सीरिया में जो गृह युद्ध चल रहा था, इसके अलावा यूक्रेन और रसिया का युद्ध। तो बवंडर में फंसा हुआ है दुनिया, और इस बवंडर से तभी निकला जा सकता है जब दुनिया का मुखिया कहा जाने वाला संयुक्त राष्ट्र अपने जो क्षमता है उसका प्रदर्शन कर पाए। यूएनएससी आज पूरी तरह अप्रासंगिक और अयोग्य और अक्षम है, ये बात महासचिव गुटेरस कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र अपने आप को कहाँ पा रहा है। उसका जो मुखिया है वही कह रहा है कि अप्रासंगिक हो गए, हम लोग अयोग्य हो गए, अक्षम हो गए हैं, हम कुछ करने लायक नहीं है। जब मुखिया ही खुद का शिकायत कर रहा है तो वैश्विक परिप्रेक्ष्य क्या होगा और कितना सुधार की आवश्यकता होगी, ये आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। आपको पता है पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन थे अमेरिका के, उन्होंने कहा कि हताश होने के बजाय एकजुट होकर चुनौतियों का समाधान करना होगा। और किन चुनौतियों की बात कर रहे हैं, तो ये चुनौतियां वैश्विक परिप्रेक्ष्य में हैं जो विश्व में चल रही हैं, और इन चुनौतियों के निपटान के लिए यूएनओ के संदर्भ में है। तो अगर हताश होने के बजाय चुनौतियों पर समाधान के संदर्भ में काम किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। पीएम मोदी सुधार प्रासंगिक बने रहने की कुंजी है, ये बात हमारे मोदी जी करते हैं और बहुत अच्छा बात करते हैं कि अगर सुधार नहीं होगा तो आप प्रासंगिक भी नहीं रह पाइएगा, आप आगे भी नहीं बढ़ पाइएगा। अब यहाँ से ये समझने का प्रयास कीजिए कि सुधार की आवश्यकता है, क्या ज़रूरत है, मतलब कहाँ कहाँ सुधार किया जा सकता है, खास करके यूनाइटेड नेशन में। मैंने आपको बताया ऊपर ही कि सिद्धांत में यूएनएससी भी एक प्रमुख सिद्धांत के रूप में काम करता है। दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है यह संस्था, इंस्टीट्यूशन जो यूएनओ का है। तो सबसे पहला जो सुधार है और जहाँ सुधार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद में। क्या क्या सुधार की आवश्यकता है, तो जानते हैं आपके अस्थायी सदस्यता का विस्तार होना चाहिए। अभी दुनिया के 5 देश आप देख रहे हैं कि यूरोप से 2 देश हैं, इंग्लैंड और फ्रांस दोनों हैं, फिर यूएसए है, तो 3 तो पश्चिमी जगत के देश ही हो गए, है ना। इसके अलावा फ्रांस है, इसके अलावा जो 2 देश और है, एक चीन है जो एशिया से बिलोंग करता है, और एक रूस है जो यूरेशिया है, यानी ये भी यूरोप का हिस्सा है और ये एशिया का हिस्सा है। तो ऐसे देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड 3 देश जो हैं यूरोप से हैं और एक देश जो है एशिया का है। बाकी इसमें आप देखिए लैटिन अमेरिकी देश गायब हैं, अफ्रीकी देश गायब हैं, और आप देखिए एक और बात नोटिस कीजिए कि अस्थायी सदस्यता जब मिला था ब्रिटेन को और फ्रांस को तो उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी थी और वैश्विक स्तर पर उनका प्रभुत्व भी था। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो चाहे जापान हो, चाहे भारत हो, चाहे ब्राज़ील हो, चाहे साउथ अफ्रीका हो, जैसे अन्य देश भी हैं जिनका अभी स्थिति कमोबेश अच्छा है। और अफ्रीकी कंटिनेंट में दक्षिण अफ्रीका तो एकमात्र ऐसा देश है जो इसका रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है। उसे लैटिन अमेरिकी देश में ब्राज़ील की भूमिका है, जापान अपने स्तर पर विकसित है, भारत तो आप जहाँ देख ही रहे हैं कि वैश्विक स्तर पर भारत की भूमिका कितनी बड़ी हो गई है। तो ऐसे में सुधार की आवश्यकता तो है और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता भी है। मैटर कहाँ फंसता है पता है, मैटर फंसता है वीटो को लेकर, वीटो पावर को लेकर, कि आखिर सदस्य जो अस्थायी सदस्य हैं पहले के P5 वो चाहते हैं कि वीटो पावर उनके पास रहे, बाकी लोग सदस्य बन जाए। तो भैया काहे सदस्य बनेगा, क्या इससे लाभ होगा? इससे लाभ हो यही ना होता है कि आप सुरक्षा परिषद के सदस्य बनते हैं तो वैश्विक मुद्दों पर आपकी राय ली जाती है और आपको एक पावर रहता है कि आप किसी मुद्दे पर अपनी बात रख सकते हैं और नहीं माना जाएगा तो आप उसको रोक सकते हैं। तो वीटो पावर को या तो समाप्त कर दिया जाए या विस्तारित कर दिया जाए, यही हो सकता है। नहीं तो आप बिना वीटो पावर किसी सदस्य देश को अस्थायी सदस्य बना देंगे तो वह अस्थायी की तरह ही काम करेगा। समावेशी प्रतिनिधित्व, जैसे मैंने अभी बोला अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देशों को शामिल किया जाना चाहिए। एशिया के देशों में इंडिया जापान भी शामिल हो तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अभी ग्रोइंग जो कंट्री है यही सारे देश हैं। ऊपर से नौकरशाही व्यवस्था में सुधार होना बहुत जरूरी है, क्योंकि नौकरशाही शिथिलता को जन्म देता है, लाल फीताशाही आता है, और ऐसे में सुधार नहीं होगा तो यूएनओ अपने वर्चस्व को खो देगा, अस्तित्व को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके अलावा वित्तीय स्थिरता में सुधार करना भी जरूरी है। देखिए जैसा ही कौटिल्य ने बोला है कि धन के द्वारा ही राज्य अपनी क्षमताओं का विस्तार कर सकता है, और अगर धन की स्थिरता नहीं रहेगी तो कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी देश हो, वो चल नहीं पाएगा।
और आपको पता है यूएनओ को कई सारे देश फंडिंग करते हैं, सबसे ज़्यादा फंडिंग अमेरिका ही करता है, और ऐसे में यूएनओ को अमेरिका का बात मानना ही पड़ता है, क्योंकि जो ज़्यादा पैसा देगा उसका बात मानना ही है। ऐसे में अगर यूएनओ का अपना वित्तीय स्टेबिलिटी यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए काम किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, और ये बात यहाँ समझने और जानने का मौका मिल रहा है। ठीक है, चुनौतियों की बात करें कि इस सब सुधारों में क्या चुनौतियाँ आ सकती हैं, तो सबसे पहली बात कि P5 जो देश हैं, परमानेंट 5 जो देश हैं, वो वीटो पावर छोड़ना नहीं चाहते हैं। अस्थायी सदस्यों में आम सहमति जरूरी है, और अगर किसी भी सदस्य द्वारा यानी जो P5 कंट्री हैं किसी भी सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव को नहीं माना जाता है तो आगे बढ़ेगा ही नहीं, और यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र अपनी प्रासंगिकता खोते चला जा रहा है, क्योंकि कन्फ्लिक्ट हो रहा है, इंटरेस्ट कन्फ्लिक्ट हो रहा है, हितों का टकराव हो रहा है, और इस तरह से कोई भी काम कोई भी प्रस्ताव सही से पारित नहीं हो पा रहा है। आर्टिफिशियल और जलवायु परिवर्तन एक नया मुद्दा है, और इससे भी यूएनओ को दो चार होना पड़ रहा है, और इसके लिए भी सपोर्टिव ग्रुप बनाने की आवश्यकता है। वैश्विक संघर्ष का प्रभाव यूएनओ पर पड़ रहा है, क्योंकि यह वैश्विक संघर्षों को रोक पाने में सक्षम नहीं हो पा रहा है, चाहे रशिया यूक्रेन युद्ध हो, इजराइल हमास युद्ध हो, इधर तालिबान और पाकिस्तान में मनमुटाव चल रहा है, इधर यमन में देखिए हैती विद्रोह पर अमेरिका आक्रमण करने में लगा हुआ है, उधर आप देखिए स्थितियाँ जो मध्य पश्चिम की है वो भी अच्छी नहीं चल रही है। तो सारी स्थितियों में कहीं ना कहीं यूएनओ अपनी भूमिका को सही रूप से स्थापित नहीं रख पा रहा है, और जो क्षमताएं और जो शक्तियां इसे प्राप्त है उसका प्रयोग नहीं कर पा रहा है, क्योंकि P5 कंट्रीज को ऐसा करने से रोक रहे हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यूएनओ अपनी प्रासंगिकता को बनाए रख पाएगा। प्रासंगिकता का मतलब होता है कि क्या आज भी ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कल हुआ करता था। तो उसी के संदर्भ में ये बात हो रहा है। तो मैं कहता हूँ हाँ, है भी अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए, नहीं भी है। अब इन दोनों ही परिप्रेक्ष्यों को समझने और देखने की आवश्यकता है। आप देख रहे होंगे यूएनओ का एस्टेब्लिशमेंट ही हमारे सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए, तो क्या इसमें यह सक्षम नजर आ रहा है? तो बिल्कुल नजर आ रहा है। कई सारी स्थितियों में कई सारे देशों में, जैसे अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में ही, एशिया में ही देख लीजिए, यूएनओ अपनी प्रासंगिकता सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए कई सारे कार्य कर रहा है। सांस्कृतिक और मानवीय मूल्यों को प्रसारित करने में भी यूएनओ की भूमिका है। मानवाधिकार की बात हो, गरीबी की बात हो, गरीबी उन्मूलन की बात हो, विस्थापन या पुनर्वास की बात हो, यूएनओ बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। चाहे आप रोहिंग्या के संदर्भ में देख लीजिए, चाहे आप यहाँ हमास फिलिस्तीन के संदर्भ में देख लीजिए, इजराइल हमास युद्ध का इफेक्ट पड़ा, लेकिन यूएनओ लगातार वहाँ साजो सामान भेजता रहा, शांति एस्टेब्लिशमेंट करने का प्रयास करता रहा, वहाँ जो आवश्यकताएं थी, आपको दवाएं की, आपको खाना की, उसको आपूर्ति करता रहा। बीमारियों से लड़ाई में जैसे कोरोना वायरस के संदर्भ में आप देखिए यूएनओ की भूमिका बहुत ही ज़्यादा प्रासंगिक रही, सहयोगी प्रवृत्ति को यह दिखा रहा था। सांस्कृतिक धरोहरों की रखरखाव के लिए नए इंस्टीट्यूशन का एस्टेब्लिशमेंट किया है। जैव विविधता भागीदारी को बढ़ाए रखने के लिए आप देखिए विभिन्न सम्मेलनों का आयोजन करवाता है, विभिन्न रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, और आपदाओं में भी समन्वयकर्ता के रूप में काम करता है। इस तरह यह सफल नजर आता है। लेकिन असफल कहाँ नजर आता है? कब लगता है कि भाई यूएनओ जिस उद्देश्य से बनाया गया था वो उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है? जैसे शांति की बात की जाए, वैश्विक स्तर पर शांति बना रहे, इसके लेकर यूएनओ को पावर दिया गया, लेकिन क्या वो हो पाया? तो नहीं। आतंकवाद का मुद्दा हो, मानवीय आपदाओं का मुद्दा हो, समुद्री सीमा विवाद हो, जैसे 9 डैश लाइन चीन द्वारा, इसको लेकर भी संयुक्त राष्ट्र बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं हो पा रहा है चाइना को रोकने में। अंतरिक्ष क्षेत्र की चुनौतियां हो, स्टारलिंक प्रोजेक्ट देखिए 6000 से ज़्यादा उपग्रह है जो काम अंतरिक्ष में है, लोअर अर्थ ऑर्बिट में है, और इससे बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है, लेकिन इसको रोकने में सक्षम नहीं है। जैविक हथियारों का उपयोग धड़ाधड़ हो रहा है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र वहाँ मौन नजर आता है। विवाद और विवाद के बाद युद्ध की समस्या लगातार बढ़ रही है, और यहाँ भी संयुक्त राष्ट्र जो है निसहाय प्रतीत होता है। साइबर क्राइम की बात कर लिया जाए तो साइबर क्राइम के सेक्टर में भी अभी ज़्यादा एक्टिव नज़र नहीं आ रहा है संयुक्त राष्ट्र, और यहाँ कहीं ना कहीं अप्रासंगिक नज़र आ रहा है। यद्यपि अगर प्रासंगिकता के परिप्रेक्ष्य में बात किया जाए, यानी सफलता और असफलता के परिप्रेक्ष्य में बात किया जाए, तो कहीं ना कहीं संयुक्त राष्ट्र अपने कार्यों को करने में आगे तो बढ़ा है, लेकिन चुनौतियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं, और इन चुनौतियों ने इसको रोकने का काम किया है। इसमें भारत की भूमिका कहाँ हो सकता है? तो आपको पता है भारत संस्थापक देशों में से एक रहा है। साथ संस्थापक देशों में मतलब उस समय तो हम उपनिवेश थे, साथ शामिल थे, स्वतंत्रता के बाद भी शामिल रहे। साथ ही यूएनओ में को जीवंत रखने का प्रबल समर्थक भी है। आपको पता है यूएनओ की भूमिका का विस्तार हो, शांति सैनिकों की बात हो, फंडिंग की बात हो, लगातार भारत अपने तरफ से प्रयासरत रहा है। शांति मिशन में यूएन की एजेंसी के सहायतार्थ यह सजग रहा है, और भारत चाहता है कि यूएनओ को समावेशी और आर्थिक प्रासंगिक बनाने के लिए संरचनात्मक सुधार की आवश्यकता है, और उसमें सबसे पहला सुधार जो हो यूएनएससी में हो, ये भारत चाहता है, और लगातार इस पर आवाज़ भी उठा रहा है, बात भी कर रहा है, निश्चित रूप से बात कर रहा है, और चाह रहा है कि
संयुक्त राष्ट्र प्रासंगिक बना रहे, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में यूएनएससी की भूमिका प्रासंगिक बनी रहे। और आप देखे होंगे भारत रसिया यूक्रेन युद्ध में भी अपनी बातों को लेकर यही एकदम प्रबल समर्थक रहा है कि यूएनओ चार्टर में जो दिया गया है और देशों के संप्रभुता को लेकर जो बात किया गया है उसको लागू किया जाना चाहिए, और भारत यूएनओ का इतना सम्मान करता है। ऐसे में यह अधिकार भारत को मिलता है कि वह यूएनएससी का स्थायी सदस्य बन सके। लेकिन कौटिल्य का एक बात है जो हमेशा हम लोग को याद रखना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि कौटिल्य जिस समय थे और आज का जो समय है समय अंतराल हो सकता है, लेकिन उनका जो सिद्धांत है वो आज भी अजर अमर है। कौटिल्य कहते हैं देश की असली शक्ति उसकी अर्थ शक्ति होती है, सुधारों के बिना यह शक्ति हासिल नहीं हो सकती है और इसके बिना विश्व